दोस्तों नमस्कार। लोकसभा में संविधान संशोधन बिल ही नहीं गिरा, बल्कि मोदी सरकार का इकबाल गिर गया है। इकबाल इसलिए गिरा क्योंकि सरकार जिस संशोधन के लिए विपक्ष से 1 घंटे का वक्त चाहती थी, विपक्ष को इतना भी एतबार सरकार पर नहीं था कि सरकार की बातों पर वो यकीन कर सके। सवाल दरअसल संविधान संशोधन का नहीं था, सवाल इस बात का था कि सरकार जो बात कह रही है, क्या वही बातें बिल में लिखी हुई है। गोदी मीडिया के माध्यम से जो दिन रात नैरेटिव फैलाया गया कि ये महिलाओं को आरक्षण देने वाला महिला आरक्षण बिल था, इससे बड़ा झूठ शायद ही कभी गोदी मीडिया ने भी परोसा हो। हकीकत यह है कि न तो ये परिसीमन का बिल था, न ही ये महिला आरक्षण का बिल था। मोटे तौर पर कहें तो ये बिल लोकसभा के विस्तार का बिल था, जिसमें लोकसभा में 550 से बढ़ाकर 850 सांसद करने की एक प्रक्रिया सरकार अपने हाथ में लेना चाहती थी, जिसके बाद सरकार मनमाने ढंग से जनसंख्या के अनुपात में जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों को जनसंख्या वृद्धि का एक तरह से सीटें बढ़ाकर उसे इनाम दे सके। लेकिन आज सदन के अंदर जो हुआ वो कम से कम 12 साल के मोदी सरकार के दौर में भूतो न भविष्यति जैसा था। संविधान संशोधन बिल पास कराना, सभी जानते हैं कि 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। 540 सांसद मौजूदा दौर में संसद में, उसमें 12 लोग अनुपस्थित थे और 528 लोगों ने वोट दिया। 528 की संख्या में 2/3 का आंकड़ा 352 सांसदों पर बनता था। लेकिन जो वोटिंग हुई, जो नतीजा सामने आया, उस नतीजे में सरकार के पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 वोट पड़े। साफ मतलब है कि 54 वोटों से सरकार अपना एजेंडा पूरा करने में नाकाम रही। आखिर नाकामी किसकी? नरेंद्र मोदी सरकार की। और क्या इस नाकामी के लिए मोदी को खुद पता नहीं था, या इस नाकामी के लिए सरकार के सबसे बड़े चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह को नहीं पता था? सबको पता था कि यह बिल संसद में आएगा, और जिस प्रकार से परिसीमन को लेकर राज्यों के भीतर आशंकाएं हैं, उन सब के बीच इस बिल का पास होना लगभग नामुमकिन है। फिर यह बिल लाया क्यों गया? तो दरअसल इस बिल के पीछे सरकार की मंशा बड़ी साफ थी। सरकार इसे पास कराना ही नहीं चाहती थी, यह भी कह सकते हैं। इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि यदि यह बिल लोकसभा में सीटें बढ़ाने वाला बिल सरकार को पास करना होता, तो जिस वक्त सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले, जब 2019 के मैंडेट के आधार पर 2/3 बहुमत के बेहद करीब थी, उस वक्त सरकार ने कोशिशें क्यों नहीं की? उस वक्त कोशिश इसलिए नहीं की क्योंकि उस वक्त विपक्ष के ऊपर कोई ब्लेम नहीं डाला जा सकता था, आरोप प्रत्यारोप का खेल नहीं खेला जा सकता था। लेकिन आज आरोप प्रत्यारोप का खेल खेलने के लिए अल्पमत में होने वाली भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी सरकार की जुगाड़ टेक्नोलॉजी वाली भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए जो तैयार हो गई, उस रिस्क में उसे कामयाबी नहीं मिली। ये असल विफलता है मोदी सरकार की। असल विफलताओं की वैसे हम गिनती करते चले तो विदेश नीति से लेकर आर्थिक नीति तक, बेरोजगारी के आंकड़ों से लेकर सामाजिक न्याय के आंकड़े तक, हर जगह ये सरकार कहीं भी जनाकांक्षाओं के अनुरूप प्रतीत होती हुई नहीं दिखाई देती है। लेकिन सवाल यह है कि ये सरकार जब इकबाल के लेवल पे बिखर रही है, सरकार का भरोसा, सरकार के ऊपर से लोगों का भरोसा टूट रहा है, उस दरमियान संविधान संशोधन का इतना बड़ा रिस्क लेना, गोदी मीडिया से उसके पक्ष में नैरेटिव सेट करवाना और अंततः सदन में मुंह की खा जाना जैसी जो स्थिति है, उसके लिए सरकार कैसे तैयार हुई कि बिल गिरा करके भी वो चैंपियन बनने की कोशिश करे, और कैसे उसे विपक्ष ने मात दे दी, ये बड़ा सवाल है। राहुल गांधी विपक्ष की तरफ से संसद में बोले, बहुत वाजिब सवाल लेकर आए। अखिलेश यादव भी बोले, कल्याण बनर्जी भी ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ से बोले, और डीएमके के प्रतिनिधियों से लेकर उद्धव ठाकरे के सांसद अरविंद सावंत भी बोले, तो सुप्रिया सूले भी बोली शरद पवार की पार्टी से। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि विरोध की आवाज इस बिल के ऊपर जो चर्चा हुई, वो सिर्फ और सिर्फ दक्षिण भारत से ही नहीं आई, सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु से ही नहीं आई, विरोध की वो आवाज महाराष्ट्र से भी आई, उत्तर प्रदेश से भी आई, तो बिहार से भी आई। नरेंद्र मोदी अखिलेश यादव को अपना मित्र बताते रहे, इस कोशिश में कि अगले 8-9 महीने बाद जो उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उस चुनाव में
जन दबाव का एक डर दिखाकर समाजवादी पार्टी को तो कम से कम तोड़ा जाए, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हुए। कामयाब नहीं होने के पीछे कारण दूसरा था। दरअसल सत्ता पक्ष लैंगिक आधार पर वोट बैंक पॉलिटिक्स करना चाहता था, जेंडर बेसिस पर, कि आधी आबादी यानी महिलाओं को अपने पक्ष में खड़ा किया जा सके। वहीं विपक्ष ने इसे क्षेत्रीय असंतुलन का मुद्दा बनाकर कहीं ना कहीं क्षेत्रीय विषमता से और क्षेत्रीय असंतुलन, रीजनल इंबैलेंस से जोड़ दिया। उत्तर बनाम दक्षिण की बात कहना भी मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि उत्तर भारत की पार्टियां भी तो विरोध में थी। चाहे आम आदमी पार्टी हो जिसकी पंजाब में सरकार है, कुछ महीने पहले तक दिल्ली में सरकार थी, उत्तर प्रदेश में केंद्रित समाजवादी पार्टी है, बिहार में केंद्रित राष्ट्रीय जनता दल है, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर है ही। प्रियंका गांधी ने भी इस बिल पर बहुत मजबूती के साथ सरकार के तर्कों को खारिज करने का काम किया। अब ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार चाहती क्या थी। असम में चुनाव हो चुके हैं, यानी जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वहां चुनाव हो चुका है। दूसरे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का कुछ भी बहुत ज्यादा दांव पर लगा नहीं है। ऐसे में बीजेपी की कोशिश थी कि लैंगिक आधार पर, जेंडर बेसिस पर एक वोट बैंक क्रिएट कर, एक नैरेटिव सेट कर इन राज्यों में कुछ थोड़ी बहुत सफलता हासिल की जाए, और इसके लिए इस बिल के माध्यम से क्यों ना इस बिल की ही बलि चढ़ा दी जाए और विपक्ष पर ब्लेम गेम किया जाए। क्योंकि बंगाल में जाहिर सी बात है कि अब जिस तरह की स्थितियां हैं, ममता बनर्जी चुनाव हार जाएंगी। कम से कम वहां की डेमोग्राफी, वहां के सामाजिक समीकरण और ममता बनर्जी के पक्ष में महिलाओं की जो वहां आंधी चलने की खबरें स्थानीय पत्रकार दे रहे हैं, उसके बाद जो स्थिति दिखाई दे रही है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां कुछ बचता नहीं है। लेकिन महिलाओं के वोट को ममता बनर्जी से छिटकाने के लिए यह बिल लाया गया, ताकि टीएमसी के माध्यम से विपक्ष की एकता तोड़ी जाए। टीएमसी ने इसे कामयाब नहीं होने दिया, क्योंकि उनके पास ममता बनर्जी के रूप में बांग्ला भाषा में बंगाल के वोटर्स को, बंगाली मानुष को, भद्रलोक से लेकर आम आदमी तक, गरीब आदमी तक, हर वर्ग की महिलाओं को समझा सकने योग्य एक बेहतर कम्युनिकेटर और एक बेहतर चेहरा मौजूद है। यही स्थिति स्टालिन की पार्टी की है। तमिलनाडु की जो स्थिति है, केरल की जो स्थिति है, पुडुचेरी की जो स्थिति है, वहां पर इस देश के अंदर सबसे ज्यादा साक्षरता दर है, सबसे ज्यादा मानव विकास सूचकांक यानी एचडीआई के ऊपर, एचडीआई की स्थिति उन राज्यों में सबसे ऊपर है। लिहाजा वहां की महिलाओं को इस वोट बैंक पॉलिटिक्स के नैरेटिव में, उस जाल में उलझाया नहीं जा सकता था। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि यह कोशिश पश्चिम बंगाल को लेकर थी, वो फेल हुई। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की नियत से लाया गया, वो फेल हुआ, क्योंकि विपक्ष जनता के बीच ये समझाने में कामयाब हो गया कि इस बिल में कहीं भी महिला आरक्षण की चर्चा नहीं है। और जो महिला आरक्षण से संबंधित बिल की बात है, वो तो 2.5 साल पहले पारित हो चुका है। सरकार महिला आरक्षण उसके बावजूद दे नहीं रही है, परिसीमन का बहाना ले रही है। अगर ये बिल परिसीमन का ही होता कि 543 सीटों के लिए फिर से परिसीमन किया जाए, तो इसके लिए बिल लाने की क्या जरूरत थी। इसके लिए पिछले परिसीमन आयोग की सिफारिशें ही काफी है कि 2026 के बाद जो पहली जनगणना होगी, उसके आधार पर परिसीमन आयोग गठित होगा, और उस परिसीमन आयोग की रिपोर्ट जब आ जाएगी, राष्ट्रपति की मंजूरी उसे मिल जाएगी, उसके बाद जो भी पहला लोकसभा चुनाव होगा या जो भी पहले विधानसभा के चुनाव होंगे, वहां से उस परिसीमन के आधार पर चुनाव होने शुरू हो जाएंगे। इसमें कोई अलग से बिल लाने की, विशेष सत्र बुलाने की कोई जरूरत नहीं थी। जनता को भी ये बातें समझ में आ रही थी। लेकिन ये बिल दरअसल 550 की जगह 850 सांसद करने वाली मनोवृत्ति के तहत लाया गया था, उस मानसिकता से लाया गया था। जनता को यह भी दिखाई दे रहा है 550 सांसदों के रहते तो इस देश की समस्या का निदान नहीं हो पा रहा। गरीबी है कि बढ़ती जा रही है, 5 किलो राशन लेने वाले लोग भी बढ़ते जा रहे हैं, बेरोजगारों की फौज भी बढ़ती जा रही है, समस्याएं भी बढ़ती जा रही है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की छवि दिन प्रतिदिन पहले की तुलना में कंप्रोमाइज दिख रही है। तो 550 की जगह अगर 850 की लिमिट भी लगा दी जाएगी, 550 की जगह 850 सांसद भी लोकसभा में चले जाएंगे, तो क्या इन सभी समस्याओं का निदान हो जाएगा। जनता को यह सब दिखाई दे रहा था कि अभी तो उसके टैक्स के पैसे पर 550 माननीय चल रहे हैं, उसके बाद उसके टैक्स के पैसे पर पलने वाले माननीयों की तादाद बढ़कर 850 हो जाएगी। राज्यों में ऐसे ही
जो 4000 के करीब 4200 के करीब विधायक हैं पूरे देश में, वो संख्या बढ़कर के हो सकता है कि 7000 हो जाए, 8000 हो जाए, और ये सब जनता के टैक्स के पैसे पर पलेंगे। जनता का कितना भला करेंगे ये राम जाने, भगवान जानते हैं कि कितना भला करेंगे। ये बात जनता को समझ में आ रही थी, और यही बात विपक्ष ने रीजनल इम्बैलेंस के सहारे, यानी क्षेत्रीय असंतुलन को मुद्दा बनाकर, जाति जनगणना को मुद्दा बनाकर, ओबीसी और अल्पसंख्यक महिलाओं को मुद्दा बनाकर, जिस ढंग से सामाजिक न्याय, महिला आरक्षण यानी आधी आबादी को न्याय, और तमाम दूसरे सामाजिक आर्थिक पहलुओं से जोड़ करके जिस प्रकार से संघीय ढांचे के दायरे में इस बिल को ला करके सरकार को कसौटी पर खड़ा कर दिया, उसके बाद ये बिल पास होना नहीं होना कोई मुद्दा नहीं बचा था। सबको पता था कि ये बिल गिरना तय है। असल मुद्दा ये था कि नरेंद्र मोदी सरकार जो नैरेटिव सेट करना चाहती थी, वो गोदी मीडिया के तमाम प्रयासों के बावजूद, सरकार के वक्ताओं के सदन में दिए गए तमाम बयानों के बावजूद ये पास होता हुआ नहीं दिखा, सरकार का नैरेटिव सेट होता हुआ नहीं देखा। वोटिंग के ठीक पहले मैंने गृह मंत्री अमित शाह का भाषण सुना। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अंतरात्मा की आवाज पर फैसला लेने की अपील की है, और अंतरात्मा की आवाज के सहारे प्रधानमंत्री ने जो बात कही उसे अमित शाह संसद में कह रहे थे कि इंदिरा गांधी ने भी अंतरात्मा की आवाज पे अपील की थी। लेकिन सवाल यह है, दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, इंदिरा गांधी ने तो राष्ट्रपति चुनाव में अंतरात्मा की आवाज पर अपील की थी, लेकिन आज की जो भाजपा है उसका पूर्व अवतार जनसंघ ने वो अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनी थी, और जो तीसरा कैंडिडेट उस राष्ट्रपति चुनाव में था 1969 में, जो जनसंघ के द्वारा खड़ा किया हुआ था, उन्हें वोट दिया था। तो इस आधार पर तो अमित शाह का कहना भी अनैतिक था कि अंतरात्मा की आवाज पे वो कांग्रेस से कहे कि आप हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपने इंदिरा गांधी के कैंडिडेट का समर्थन तो किया नहीं था, आपका खुद का कैंडिडेट था। तो तथ्यों को गलत ढंग से पेश करना, बिल की मंशा कुछ और, जनता को बताना कुछ और, ये खेल अपनी जगह चल रहा था, लेकिन ये पूरा खेल आज एक्सपोज होकर जिस रूप में सामने आया, उसमें 2-3 चीजें क्लियर हो गई। पहली, नरेंद्र मोदी सरकार का नैरेटिव ध्वस्त हो गया। दूसरी, सरकार इस बिल के माध्यम से जो संख्या बढ़ाना चाहती थी संसद में, वो मंसूबे पर पानी फिर गया। और तीसरा, इस देश की राजनीति जो कहीं ना कहीं 2014 में सांप्रदायिकता की तरफ झुकती जा रही थी, उस राजनीति में सामाजिक न्याय का मुद्दा, जाति जनगणना का मुद्दा उठने के साथ जो सामने आया था, अब उस सामाजिक न्याय के मुद्दे के दायरे में क्षेत्रीय असंतुलन भी इस रूप में आ गया जिस रूप में भाजपा ने इसकी कल्पना नहीं की थी। कर्नाटक में भाजपा को पिछली बार 18 सांसद मिले थे, उसके पहले 2019 में 25 सांसद मिले थे। क्या अब वहां सांसद मिल पाएंगे? क्या महाराष्ट्र में रिकवरी हो पाएगी? क्या तेलंगाना में जो बीजेपी ने 8 सीटों की ओपनिंग की थी, क्या वो 8 सीट बीजेपी को लोकसभा में मिल पाएगी? नवीन पटनायक ने जिस प्रकार की चिट्ठी लिखी कि उड़ीसा का नुकसान होगा, क्या उड़ीसा में अब भारतीय जनता पार्टी अपने लिए 20 सांसद जुटा पाएगी? 21 में 20 सीटें उड़ीसा ने दी थी। तो नैरेटिव कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे के खिलाफ ही सेट हुआ है, और जब नैरेटिव बीजेपी के एजेंडे के खिलाफ सेट हुआ है, तो इस परिस्थिति में 543 सीटों में से 1/3 रिजर्व करके अगले चुनाव में जाने की हिमाकत भी नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते 2029 के चुनाव में जाने की हिमाकत, क्योंकि अगर ये महिला आरक्षण देंगे तो महिलाओं के बीच जो चुनावी संघर्ष होगा, उसमें भी जनरल वर्सेस ओबीसी, ओबीसी वर्सेस एससी, एससी वर्सेस जनरल, ये तमाम मुद्दे महिला कैंडिडेट के बीच भी सामने आएंगे, और बीजेपी का नैरेटिव और बीजेपी की चुनावी संभावना और ज्यादा इसमें गिरती हुई दिखाई देगी। तो कुल मिलाकर आज का दिन विपक्ष के लिए एक नैतिक जीत का रहा, और भारतीय जनता पार्टी के लिए नैरेटिव से लेकर इकबाल तक हर मोर्चे पर विफल होने का रहा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।